गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पाठ नंबर 2 करेंगे। बच्चों, हमने पाठ नंबर 1 कर लिया था, माँ का आंचल। आज हम पाठ 2 करेंगे और हमारे पाठ का क्या नाम है? चोर पंचम की नाक, और जिसके लेखक कौन हैं? श्री कमलेश्वर। बच्चों, इस कहानी में उस समय की जो भारतीय लोगों की या भारतीय सरकार की जो मानसिकता है उसको व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिन अंग्रेज़ों के, जिन लोगों के गुलाम रहे, जो भारत से चले जाने पर भी हमारी जो मानसिकता है वह पराधीन ही रही, वह परतंत्र ही बनी रही। ब्रिटेन की उस समय की ठसक इतनी थी कि वहाँ की जब महारानी एलिजाबेथ जब भारत आई तो उसके स्वागत में, उसकी प्रक्रियाओं में जब भारत है अपना सारा काम छोड़कर उसके आगमन की तैयारी में, उसके संपूर्ण स्वागत की तैयारी में से संपूर्ण हमारा जो तंत्र है वह लग गया था। और जॉर्ज पंचम की जो टूटी नाक को लगाने के लिए अपना नाक कटवाने को भी तैयार हो गए थे। इस प्रकार यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है जो उस समय की भारतीयों की गुलाम मानसिकता को पर करारा व्यंग्य करती है। भले ही आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हम मानसिकता से अभी स्वतंत्र नहीं हुई है। हमारी जो मानसिकता, हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन जो हमारा मन है, हमारा मानसिक रूप से हम अभी भी परतंत्र हैं। किंतु आज भी हम विदेशों की जी हजूरी में अपना बड़ा करना ही में अपना बड़प्पन महसूस करते हैं। समाज में नाक को इज्जत का प्रतीक माना गया है। उस पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वह अंग्रेज़ों की नाक है, अर्थात उनकी इज्जत है। और उनकी इज्जत के लिए हम अपनी नाक भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। या नाक कटवाना जो मुहावरा है उसके अर्थ के विस्तार को करते हुए इस पाठ का में इसका विस्तार पूर्वक इसके नाक कटवाना मुहावरा, इसका विस्तार पूर्वक प्रयोग किया गया है। सारा व्यंग्य इसी मुहावरे के इर्द गिर्द घूमता है। प्रस्तुत पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलामी मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की गई है। बच्चों, इस पाठ का जो सार है, इसकी जो मेन बातें हैं वे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, बता देती हूँ, और आप लोगों को यह पाठ पढ़ना है, ठीक है। एक बार जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, यह द्वितीय याद रखना है आप लोगों को, प्रथम द्वितीय से थे, द्वितीय थे। वह अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के लिए रवाना होने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों की संबंधित अनेक खबरें छपी हुई थी। और रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जी भी चिंतित थे कि रानी वहाँ पर भारत में जाकर क्या कपड़े पहनेगी, उनको कैसे सिलाया जाएगा। रानी का जब वहाँ आगमन हुआ, दिल्ली में आगमन होना था, तो इसके लिए सड़कें सुधारी भी गई, इमारतें सजने लगी, नाक ऊँची रखने के लिए सभी तैयारी जोर से होने लगी। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इंडिया गेट के सामने लगी जो जॉर्ज पंचम की नाक है वह गायब हो गई। एक विदेशी नाक के न होने पर भारत की नाक नहीं बच सकती थी, इसलिए देश के जिम्मेदार जो अधिकारी थे उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक को लगवाने का निश्चय किया। और एक मूर्तिकार ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत से इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की, और उसने सभी पुरातत्व विभागों को फाइलों को जॉर्ज पंचम की नाक की जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बुनी हुई है यह ढूंढवाने का निश्चय किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर भी इस मूर्तिकार ने अनेक सुझाव दिए और फिर कहा कि अब जो हम निश्चय करेंगे, सभा करेंगे, उसमें अखबारों में कुछ भी नहीं छापा जाएगा। और फिर यह निश्चय किया गया कि जो देश के महान मूर्तियाँ हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है,
उनकी नाक को हटाकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा देंगे। लेकिन किसी की भी नाक उस मूर्ति पर फिट नहीं हुई, क्योंकि जो भारतीयों की नाक थी वह बड़ी थी, ऊंची थी, और जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, उस पर फिट हो ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि जो 1942 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने एक बच्चा जो शहीद हुआ था, उसकी नाक भी, एक छोटे बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं हो रही थी। यानी कि जो छोटे बच्चे की इज्जत थी वह भी उस अंग्रेज से जॉर्ज पंचम थे उनकी इज्जत से ऊंची थी, उसकी नाक भी वहाँ पर फिट नहीं हुई थी। लेकिन उस टाइम की जो सरकारी तंत्र जो मानसिक है, उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि एक मूर्ति के लिए इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है। अब जॉर्ज पंचम की फिर बाद में यह निश्चय किया गया कि जो 40 करोड़ लोग हैं उसमें किसी जीवित की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाई जाएगी, यह निश्चय किया गया था अंत में। और यह प्रस्ताव को देखकर सभी और सन्नाटा छा गया था कि अब जॉर्ज पंचम की जीवित नाक हम कहाँ से लाएं और इसकी मूर्ति पर क्या करवाएं। लेकिन फिर निश्चय किया गया, साफ सफाई की गई और उस नाक को, जीवित नाक को साफ तालाब साफ करके उस पानी में डाला गया ताकि वह सही लगे। और फिर मूर्ति की नाक की समस्या को फिर हल कर लिया गया। और जो लोगों ने फिर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर वो नाक थी, वो जिंदा नाक थी, वह लगाई गई। लेकिन जल्दी यह बात लोगों में फैल गई कि जो जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक दिखाई दे रही है। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे कि समय से पहले देश की नाक बचाकर नाक पर ऊपर रखने का इंतजाम हो गया है। लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, बहुत बड़ी विडंबना थी कि अपने विदेशी नाक को बचाने के लिए हमारे देश की नाक को कटवा दिया गया था। अखबारों में छप गया था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी और किसी की नाक नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा, उनकी नाक के लिए हमने अपनी नाक कटवाने को तैयार क्यों हो गए? हम इतने गुलामी मानसिकता के क्यों हो गए? तो विदेशी नाक को बचाने के लिए हम अपनी नाक को कटवाने के तैयार क्यों हो गए? ओके बच्चों, आप लोगों को यह पाठ पढ़ना है, ठीक है, जिससे छोटे बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ में भी आ जाते हैं, याद भी हो जाते हैं और काफ़ी हद तक क्लियर भी हो जाते हैं, जिसको फिर आगे आप अपनी जरूरी नहीं है कि जो मैडम करवाएं वही आप करो, आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उनको लिख सकते हो।